हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे बांग्ला के सुप्रसिद्ध साहित्यकार और कथाकार श्री बिमल मित्र जी की लिखी कहानी घूस। आगे बढ़ने से पहले बिमल मित्र जी के बारे में कुछ जानते हैं। सन 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बांग्ला साहित्य में एमए की उपाधि ली और रेलवे में विभिन्न पदों में नौकरी की। जून 1956 में डिप्टी चीफ कंट्रोलर के पद से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्र लेखन करने लगे। उन्होंने भारतीय साहित्य को लगभग 3.5 दशकों तक लिखते हुए 60 से अधिक उपन्यास और कहानी संग्रह दिए हैं। उनकी सर्वाधिक चर्चित कृतियों में शाही बीबी और गुलाम शामिल है, जिस पर एक लोकप्रिय फिल्म का भी निर्माण हुआ है। मुजरिम हाजिर नाम उनकी एक अन्य कृति पर एक लोकप्रिय टीवी धारावाहिक का भी निर्माण हुआ। उनकी रचनाओं में साहेब बीबी और गुलाम, खरीदी कौड़ियों के मोल, राजा बादल, चरित्र, काजल, कन्या पक्ष, राग भैरवी, तपस्या आदि कृतियां शामिल हैं। तो आइए आज की कहानी सुनते हैं। यह कहानी भी है और कहानी नहीं भी। यह मेरे पुलिस जीवन के एक संस्मरण का रोचक टुकड़ा है। मेरे बहुत से पाठकों को यह मालूम नहीं है कि किसी जमाने में मैं पुलिस में नौकरी भी कर चुका हूँ। जी हाँ, एक जमाने में मैं पुलिस का गुप्तचर था। एक उम्दा केस पकड़ने के लिए मुझे भारत के राष्ट्रपति की तरफ से एक सम्मान पत्र भी मिला था। कहानियां तो मैंने खूब लिखी है, मोटे मोटे उपन्यास भी बहुत से लिख डाले हैं, यह बात सभी जानते हैं। किंतु इस बार कहानी नहीं, एक सच्चा वाकया सुना रहा हूं। लेखक के रूप में गिने जाने से पहले उसी पुलिस की नौकरी के समय की एक घटना यहां बयान करता हूं। कुछ बरसों के लिए मेरी आंख खराब हो गई थी। डॉक्टर के निर्देश के अनुसार लिखने पढ़ने का काम बंद हो गया। अब जिंदगी भर शाम के बाद मुझे लिखना पढ़ना बंद करना होगा। तो फिर क्या किया जाए? ऐसी नौकरी भला कहाँ है जिसमें लिखने पढ़ने की जरूरत न पड़े? वैसे आर्य बख्श में मैंने एक ऐसे सज्जन की मदद पाई जिनका उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वे थे परम श्रद्धेय राज बहादुर खगेंद्र मुखोपाध्याय। पुलिस सुपरिटेंडेंट के रूप में वे पूरे बंगाल में उस समय सुविख्यात थे। वे पुलिस के उस विभाग से संबंधित थे जिसे आजकल सीबीआई कहा जाता है। उन्होंने मुझे एक नौकरी दे दी। उस नौकरी में लिखाई पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं थी। काम के नाम पर अगर कुछ काम था तो वह था सिर्फ घूमना फिरना। कहाँ कौन चोरी कर रहा है अथवा कहाँ कौन घूस ले रहा है, उसकी खोज खबर लेकर यथास्थान रिपोर्ट कर देना। यही मेरा काम था, बस इतना ही। इसके बाद जिन्हें जो कुछ करना हो वे समझे। प्रायः 6 महीने तक कलकत्ते में रहने के बाद मेरी बदली बिलासपुर में हो गई। बिलासपुर यानी मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ अंचल। पहले सिर्फ कलकत्ता महानगर में ही मेरा कार्य क्षेत्र सीमाबद्ध था, किंतु उसके बाद सारा मध्य प्रदेश ही मेरा कार्य क्षेत्र बन गया। एक दिन वहां एक अजीब घटना घटी। एक आदमी ने मेरे पास आकर मुझे खबर दी कि सरसों के तेल का एक सप्लायर सरसों में तीसी तेल मिलाकर सरकार को मिलावटी तेल सप्लाई कर रहा है। मैंने उस आदमी से पूछा, आपको यह कैसे मालूम हुआ कि मिलावटी सरसों का तेल सप्लाई किया गया है? उस आदमी ने कहा, हाँ सर, मुझे सब कुछ मालूम है। खुद हम लोगों की भी एक तेल मिल है। हम लोगों ने भी टेंडर दिया था, लेकिन उस कंपनी ने घूस देकर यह ऑर्डर हासिल कर लिया। अब मेरी समझ में यह बात अच्छी तरह आ गई कि उस आदमी की नाराजगी का असल कारण क्या था। मैंने पूछा, कितने रुपए का सरसों तेल उन लोगों ने सप्लाई किया है? उस आदमी ने बताया, कुल 30,000 रुपए का। उस तेल में 50% सरसों तेल है और 50% तीसी तेल। मैंने पूछा, क्या आप ये बातें लिखकर दे सकते हैं? उस आदमी ने कहा,
नहीं सर, लिख कर तो मैं नहीं दे सकता। वैसा करने पर मेरा नाम सामने आ जाएगा। आप अगर खुद जाकर देखें तो पता चल जाएगा कि वह तेल मिलावटी है या नहीं। बिलासपुर में रेल के कर्मचारियों के लिए जितनी भी खाद्य सामग्री खरीदी जाती थी उसका गोदाम था अकलतरा में। अकलतरा बिलासपुर के ठीक बाद का स्टेशन है। वहीं सारा माल जमा रहता था। उस आदमी के चले जाने के बाद दूसरे ही दिन मैं बिलासपुर से जबलपुर चला आया। बिलासपुर से जबलपुर की दूरी लगभग 250 मील है। वहां से डीआईजी की अनुमति लेकर मैं अकलतरा चला गया। वहां जाकर मैंने देखा कि गोदाम में सरसों तेल से भरे हुए ढेर के ढेर ड्राम पड़े थे। मैंने एक शीशी में सरसों के तेल का सैंपल लिया और फिर सभी ड्रामों को सील करके मैं लौट आया। उसके बाद कलकत्ते के अलीपुर टेंट हाउस में जाकर मैंने वहां के अफसरों से सारी बातें बताई। उस समय सारे भारतवर्ष में सभी चीज़ों की क्वालिटी की जांच की जाती थी। शायद अभी वही व्यवस्था हो। दूसरे दिन तेल की जांच पूरी होने पर मुझे बताया गया कि तेल मिलावटी है। यह तेल मनुष्य के उपयोग के लायक है ही नहीं। वह रिपोर्ट मैंने सीधे जबलपुर के दफ्तर में भेज दी। मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका था। इस काम के लिए जाने आने में मेरा काफी समय बेकार चला गया, लेकिन मन में एक बड़े जालसाज को पकड़ पाने की खुशी भी कम न थी। मैं सोचने लगा कि मेरे ऊपर वाले अफसर मेरे काम से बहुत खुश होंगे। सभी लोग मुझे मेरी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के लिए वाहवाही देंगे। इसके बाद कई महीने बीत गए। इस सरसों तेल के केस के बारे में मेरे ऑफिस से मेरे पास कोई भी निर्देश नहीं आया। मैंने भी इस मामले में अपने ऑफिस की ओर से कुछ भी खबर नहीं भेजी। मैंने सोचा कि शायद मामला दब गया हो। उसके बाद वर्षा आई, शरद आया और हेमंत भी आया। इस सरसों तेल के केस के संबंध में किसी भी पक्ष की तरफ से कोई बात आगे नहीं बढ़ी। सभी चुप्पी साधे रहे। मैं भी दूसरे केस में व्यस्त हो गया। महीने में 26-27 दिनों तक मैं रेल में ही घूमता रहता। कोई भी कहीं मुझे हुक्म देने वाला न था। मैं बिलासपुर स्टेशन से जब जिधर इच्छा होती उधर घूमने निकल जाता और साथ ही साथ मैं अपने आंख कान खुले रखता। कहीं भी चोरी, घूस अथवा भ्रष्टाचार की खबर मिलते ही अपनी डायरी में लिखकर मैं अपने दफ्तर में रिपोर्ट भेज देता। प्रत्येक सप्ताह मेरी डायरी जबलपुर जाती। कब किस तारीख को क्या किया है, कब गया और कब लौटा हूं, इन सभी बातों का सविस्तार वर्णन रहता उस डायरी में। जहां भी घूस लेने की खबर मिलती मैं वहीं चला जाता। ऑफिस में मेरे अफसर लिख भेजते कि मैं सभी अंचलों में घूमता रहूं। जहां जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वहां जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने का निर्देश भी मिलता। उस समय वह कांग्रेस कुछ और ही थी। इसी बीच एक केस के लिए भारत के राष्ट्रपति की ओर से मुझे एक सम्मान सूचक प्रमाण पत्र मिला। उससे मेरा उत्साह और भी बढ़ गया। मैं देश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और भी ज्यादा परिश्रम करने लगा। उन्हीं दिनों मैंने देखा कि एक आदमी प्रतिदिन मेरे घर के सामने रहस्यमय ढंग से चहलकदमी करता है, लेकिन वह मुझसे कहता कुछ भी नहीं। मैं शहर में जहां भी जाता वह मेरे पीछे ही होता। उसके बाद मैं उसे फिर देख नहीं पाता। न जाने वह कहाँ भीड़ के भीतर गुम हो जाता। एक दिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ठीक उसके सामने जाकर पूछा, आप कौन हैं? उसने हंसते हुए मुझे सलाम किया और कहा, हुजूर, हमारा सरसों तेल आपने रोक रखा है। उस मामले का क्या हुआ? मैंने कहा, उस मामले में मुझे अपने ऊपर वालों का कोई भी आदेश नहीं मिला। उस आदमी ने कहा, लेकिन हमारे ड्रामों में मोर्चा लगता जा रहा है। ड्रामों में मोर्चा लग जाने पर तो फिर सारा तेल खराब हो जाएगा। मैंने कहा, आपका तेल मिलावटी तेल है, खराब तेल भला और कितना खराब होगा। उस आदमी ने कहा, वह तेल भी मैं बाजार में बेच सकूंगा। उस तेल को बेचकर मेरी जेब में कुछ रुपए आ सकेंगे। मैंने कहा, आपके रुपए बर्बाद हो जाना ही ठीक है।
आपके मिलावटी तेल को अगर मैं नहीं पकड़ता तो न जाने कितने लोग उस तेल का उपयोग करके मर जाते। वह आदमी बोला, नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कभी भी मिलावटी तेल सप्लाई नहीं किया। मैंने कहा, तो फिर क्या आप यह कहना चाहते हैं कि कलकत्ते के टेस्ट हाउस द्वारा दी गई रिपोर्ट झूठी है? उन लोगों ने कहा है कि यह तेल अगर गाय, बकरी, बल्कि कुत्ते भी खाए तो मर जाएंगे। यह तेल जमीन में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया जाएगा अथवा इसमें आग लगाकर इसे नष्ट कर दिया जाएगा। वह आदमी मानो इस बार कुछ डर गया। वह बोला, तो फिर क्या होगा सर? क्या मेरे इतने रुपए बर्बाद हो जाएंगे? मैं उसके साथ कुछ भी न कर अपने काम पर चला गया। उसके साथ बातें करने का मतलब था अपना समय बर्बाद करना। लेकिन 2 दिनों के बाद ही वो आदमी मेरे घर पर आ धमका। मैंने पूछा, क्या हुआ? आप फिर क्यों आए हैं? मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस मामले में मुझे अपने ऑफिस में कोई भी निर्देश नहीं मिला है। उस आदमी ने कहा, आपसे एक बात कहूँ सर, अगर आप इजाज़त दे तो। मैंने कहा, ठीक है, कहिए, क्या बात है? उस आदमी ने दबी हुई आवाज में कहा, सर, आपके घर में तो कोई भी फर्नीचर नहीं है, आप नया फर्नीचर क्यों नहीं बनवा लेते? मैंने पूछा, यह जानकर आपको क्या फायदा होगा? मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब आदमी की तरह रहना ही मेरे लिए उचित है। उस आदमी ने कहा, रुपए आपको नहीं देने पड़ेंगे सर, आप सिर्फ फर्नीचर वालों की दुकान में जाकर ऑर्डर दे आइए, यही काफ़ी है। उसके बाद जो कुछ करना होगा हम करेंगे। इस बार मैं उसकी बातें सुनकर क्रोधित हो उठा। मैंने कहा, आप मेरे घर से निकल जाइए, इसी वक्त निकल जाइए। सर, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? इस तरह हम लोग हमेशा रेलवे के अफसरों को देते रहते हैं। मैंने कहा, किन्हें देते हैं? मेरे सामने उनके नाम बताइए। वह आदमी बड़ा शैतान था। उन लोगों के नाम उसने नहीं बताए। वह आदमी कहने लगा, इस तरह अगर आप डर रहे हैं तो फिर सोना लीजिए ना, आपको हम सोने के बिस्कुट देंगे, कोई भी समझ नहीं पाएगा। अचानक मेरे दिमाग में बिजली कौंध गई। मैंने सोचा कि अगर मैं इस आदमी को पकड़वा दूं तो कैसा रहे। घूस लेना जिस तरह अपराध है, घूस देना भी तो उसी तरह एक अपराध है। मैंने उस आदमी को कुछ भी समझने नहीं दिया और कहा, ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप 15 दिनों के बाद मेरे साथ मुलाकात कीजिए। वह आदमी खिल उठा। उसने सोचा कि मैं उसके प्रस्ताव पर राजी हो गया हूँ और लोभ को संभाल नहीं पा रहा हूँ। उसी दिन डायरी में लिखा कि मैंने 30,000 रुपये का जो मिलावटी सरसों का तेल पकड़ा है, उसका मालिक मुझे घूस में सोने के बिस्कुट देना चाहता है। मैं इस आदमी को अपना जाल बिछाकर पकड़ लूंगा। उस दिन डायरी डाक के द्वारा भेजने के बजाय मैं खुद अपने साथ डायरी लेकर जबलपुर रवाना हुआ। सुबह 6 बजे जबलपुर स्टेशन पर ट्रेन पहुंची। मैंने नेपियर टाउन के डाक बंगले में अपना सामान रखा। उसके बाद मैं यथा समय अपने ऑफिस में पहुंचा। लेकिन एसपी के पास डायरी भेजने से पहले मैं एक बार किसी आदमी से परामर्श कर लेने की बात तय की। ऑफिस में जितने अफसर थे सभी दूसरे प्रदेश के रहने वाले थे। महाराष्ट्रियन, गुजराती और सिंधी से शुरू कर असमिया, उड़िया, बिहारी और मद्रासी सभी थे। किसी भी प्रदेश के आदमी बाकी न थे। एक बंगाली अफसर थे, श्री A.K. घोष, एक बंगाली सज्जन, पूरा नाम था अजीत कुमार घोष। मैंने अजीत बाबू को ही सारी बातें खोलकर बताई। वे ध्यान से मेरी बातें सुनने लगे। मैंने कहा, यह एक नए ढंग का केस होगा अजीत बाबू। वह आदमी पुलिस को घूस देना चाहता है और पुलिस ही उसे ट्रैप करेगी। संभवतः ऐसा हमारे विभाग में पहले कभी नहीं हुआ। मैं इस केस के रूप में एक आदर्श दृष्टांत रखना चाहता हूँ। अजीत बाबू ने कहा, बिमल बाबू, आपने जो कुछ भी कहा मैंने उस पर विश्वास कर लिया है, लेकिन आप यह काम हरगिज न करें, इसमें आपका ही नुकसान होगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरत में पड़ गया। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, आप इस डायरी को फाड़कर फेंक दीजिए
और दूसरी डायरी लिखिए। उस तारीख को आप यह दिखाइए कि आप किसी दूसरी जगह गए थे। मैं और भी ताज्जुब में पड़ गया। मैंने पूछा, क्या मैं झूठी डायरी लिखूं? अजीत बाबू ने कहा, हाँ, अगर बचना चाहते हो तो झूठी डायरी लिखनी होगी। पहले जिंदगी है या सिद्धांत? जिंदगी बची रहेगी तो उसके बाद ही तो सिद्धांत है। यदि आप सच्ची बात लिखते हैं तो साहब समझेंगे कि आपको घूस लेने की आदत है। बाजार के व्यवसायी जानते हैं कि आप घूस लेते हैं, अन्यथा आपको घूस देने की हिम्मत कैसे होती उस आदमी की? साहब यही मतलब निकालेंगे। उसके बाद कुछ रुक कर अजीत बाबू फिर बोले, मैं खुद 35 वर्षों से पुलिस के लाइन में हूँ। मैं पुलिस को जितना अच्छी तरह पहचान पाया हूँ उतनी अच्छी तरह आप भी नहीं पहचान पाए हैं। आप ठहरे नए आदमी, आप भी बंगाली हैं और मैं भी बंगाली। आपने मुझसे मेरी राय मांगी है, इसलिए आपके भले के लिए ही मैं कह रहा हूँ। आप डायरी बदल कर उसमें झूठी बातें घुसा डालिए। लिख दीजिए कि आप रायगढ़ गए थे। अभी तक मेरे आश्चर्य की खुमारी कटी नहीं थी। अजीत बाबू फिर कहने लगे, आपसे और एक बात कह रहा हूं, आप चौंकिएगा मत। हम लोग पुलिस के आदमी हैं। हम किसी पर भी विश्वास नहीं करते। हम अपनी माँ पर भी विश्वास नहीं करते और न ही अपनी पत्नी पर। यही क्यों, हम लोग अपने आप पर भी विश्वास नहीं करते। हम लोग साल में 6-7 महीने घर के बाहर बिताते हैं। यही है हम लोगों की इस नौकरी की नियति। उसके बाद कुछ रुक कर वे उसी सुर में कहने लगे, देखिए, अगर आप मेरी बात माने तो आप इतना ईमानदार बनने की कोशिश न करें। आप घूस लिया कीजिए, समझे? मैंने पूछा, मैं घूस लूंगा? क्या कह रहे हैं आप? अजीत बाबू ने कहा, हाँ, जरूर लीजिए। घूस लेने का एक आसान तरीका आपको मैं बता दूं। किसी के बाप की भी हिम्मत नहीं कि वो आपको पकड़ सके। यदि कोई आपको घूस देना चाहे तो आप खुद अपने हाथों से रुपए मत लीजिए। उसे कह दीजिए कि वो आपके तालाबंद लेटर बॉक्स में रुपए फेंक आए। उसके बाद जब रात होगी तब आप लेटर बॉक्स खोलकर रुपए निकाल लीजिए। बस मामला सुलट जाएगा। फिर आपको कौन पकड़ेगा? आपके लेटर बॉक्स में अगर कोई रुपया फेंक दिया जाए तो उसमें आप कर भी क्या सकते हैं? इसके लिए तो कोई आपको जिम्मेदार नहीं मान सकता। मैं अजीत बाबू की बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि मैं कैसी नौकरी में आ फंसा हूं। अजीत बाबू फिर कहने लगे, और फिर 30,000 रुपये का तेल पकड़ने के लिए आप गर्व कर रहे हैं, किंतु क्या आप जानते हैं कि वह तेल कितना भी मिलावटी क्यों न हो, उसे आपको उस सप्लायर को वापस देना ही पड़ेगा। मैंने पूछा, क्यों? अजीत बाबू बोले, इसका इंतजाम पहले से ही किया हुआ है। जिस अफसर ने उस व्यापारी को तेल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उस कॉन्ट्रैक्ट में ही यह शर्त लिखी हुई है कि अगर तेल मिलावटी प्रमाणित हो तो तेल वापस लेकर बदले में नया शुद्ध तेल देना होगा। मैंने पूछा, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चूक कैसे रह गई? अजीत बाबू बोले, वही मैंने कहा ना, घूस खाकर। आप घूस लेने के विरोधी हैं, लेकिन घूस कौन नहीं लेता? क्या आप बता सकेंगे? एक भी ऐसा आदमी आप दिखाइए तो सही जो इस युग में घूस नहीं लेता। अजी साहब, आजकल भगवान तक घूस लेने लगा है। क्या आप कभी तिरुपति बालाजी के मंदिर में गए हैं? आंध्र प्रदेश में अवस्थित इस मंदिर में क्या आपने बालाजी के दर्शन किए हैं? वहां जाकर आप देखेंगे कि वहां भगवान को इतनी घूस दी जाती है कि 20 आदमी भी उन रुपयों को गिन नहीं पाते। आप वहां जाकर देखेंगे कि लाख लाख रुपए की रेजगाड़ी चलनी से छानी जा रही है। यह दृश्य अगर मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं भी विश्वास नहीं कर पाता। यह प्राय आज से 30 साल पहले की घटना है। उसके बाद तो गंगा में न जाने कितना पानी बह चुका है। घूस की लेन देन और भी बढ़ गई है। घूसखोरों को पकड़ने के लिए और भी बहुत से अफसर बहाल किए गए हैं। फिर भी घूस की लेन देन बंद नहीं हुई, वरन और बढ़ी है।
लेकिन इसे मैं अपना सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कि मैं नौकरी छोड़कर साहित्य के क्षेत्र में चला आया हूँ। मैंने सोचा था कि साहित्य के माध्यम से ही मैं घूसखोरी के खिलाफ आवाज बुलंद करूंगा, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में भी इतनी घूस चलती है। काश मुझे पहले इसका पता होता। इसके बारे में एक उदाहरण देता हूँ। मैंने खुद एक बार अपनी एक साहित्यिक कृति के लिए एक सरकारी पुरस्कार पाया था। खबर पाकर मेरे एक पंजाबी साहित्यकार मित्र श्री हरनाम दास सहराई मुझे बधाई देने के लिए मेरे घर पर पधारे। उन्होंने पुरस्कार पाने के लिए मुझे बधाई दी और उसके बाद उन्होंने चुपचाप दबी जवान में मुझसे पूछा, इस पुरस्कार के लिए क्या खर्च करना पड़ा है भाई? कितनी घूस देनी पड़ी? कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे बिमल मित्री जी द्वारा लिखित कहानी घूस। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।